नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। एसएससी जीडी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आए हैं और हमारी जो योद्धा बैच चल रही है उसी के अंतर्गत आपका चौथा प्रैक्टिस सेट आज लेकर आए हैं हम। तो इसकी फ्री पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और पिछले जो 3 प्रैक्टिस सेट हुए हैं, यदि आपने उनको नहीं देखा है तो उनको भी देख ले। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है आपके। और एसएससी जीडी में जो पिछली बार पूछे हुए प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्नों के ये प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं फ्री पीडीएफ के साथ। ठीक है, तो बिना देरी किए चलते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या है ये देखना है हमको। तो पहला प्रश्न देखें यहाँ पर कि ब्रह्मा के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द से वाक्य पूर्ण कीजिए। ये पहला प्रश्न है आपका। और यहाँ पर जो वाक्य दिया हुआ है वो है रिक्त स्थान की उपासना कीजिए। तो पहला ऑप्शन है इसका नरेश, दूसरा है भूतेश, तीसरा है पुरंदर और चौथा है लोकेश। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नरेश का, भूतेश का, पुरंदर का और लोकेश ये किस किस के पर्यायवाची होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर नरेश की। तो नरेश जो है आपके वो राजा का पर्यायवाची, किसका पर्यायवाची है? राजा का। इसी प्रकार भूतेश की बात करें तो भूतेश पर्यायवाची होते हैं, किसके होते हैं कि भगवान शिव के जो अन्य नाम है वो भूतेश है, शिव है, शंकर है। इस प्रकार ये भूतेश जो है वो शिव के पर्यायवाची है। पुरंदर जो है वो इंद्र का पर्यायवाची है और लोकेश जो है वही बच जाता है, तो वो आपके ब्रह्मा का पर्यायवाची होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, क्योंकि हमसे पूछा है कि ब्रह्मा के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द से वाक्य पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर आपका जो वाक्य पूर्ण होगा वो हो जाएगा लोकेश की उपासना कीजिए। क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका? यहाँ आ जाएगा आपका लोकेश की उपासना कीजिए। तो आपका वाक्य जो है वो पूर्ण हो जाएगा और लोकेश जो है वो ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द होगा। तो यहाँ पर जो चौथा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम नरेश, भूतेश, पुरंदर और लोकेश के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले नरेश की। तो नरेश के जो पर्यायवाची होते हैं वो होते हैं राजा, नरेंद्र, महाराजा, नृप, सम्राट, भूपति। ये सब आपके नरेश अर्थात राजा के पर्यायवाची होते हैं। फिर देखें भूतेश, तो भूतेश महादेव, शिव, शंभु, गिरीश, शंकर, पशुपति, चंद्रशेखर, ये सब आपके किसके पर्यायवाची होते हैं? तो ये जो सब आपके होते हैं वो होते हैं भूतेश के पर्यायवाची। इसके अलावा पुरंदर की बात करें तो पुरंदर के पर्यायवाची होते हैं इंद्र, महेंद्र, सुरेंद्र, अमरेश, देवेंद्र, सूरराज, हम कहते हैं देवराज इंद्र। तो देवराज भी पुरंदर यानी इंद्र के ही पर्यायवाची होता है। और वासव भी हम पुरंदर को कहते हैं, यानी इंद्र का अन्य नाम है। तो यहाँ पर ये पुरंदर, भूतेश, नरेश इनके हमने देख लिए पर्यायवाची। अब देखते हैं लोकेश, अर्थात ब्रह्मा जी के अन्य नाम क्या क्या है और ब्रह्मा जी को अन्य क्या क्या कहते हैं। तो लोकेश कहते हैं विधि, विधाता, प्रजापति, करतार, विरंची, नाभि जन्म अर्थात नाभि से जन्म हुआ, तो नाभि जन्म और चतुरानंद, इन्हें 4 आनंद है इनके। ठीक है, तो यहाँ पर लोकेश के ये सब पर्यायवाची हमने देख लिए। तो आपका चौथा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही इसके हमने यहाँ पर सारे पर्यायवाची भी देख लिए हैं। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्न वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा। तो यहाँ पर है वाक्य आपका कि घृणा को रिक्त स्थान से जीतो। तो किससे जीतो ये यहाँ पर बताना है आपको। तो जब 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन यहाँ पर आएगा तो ऐसा ऑप्शन आना चाहिए जिससे सार्थक वाक्य हो। ठीक है, जिसे वाक्य का अर्थ निकले। और ऐसा होना चाहिए जो घृणा का विलोम हो। विलोम अर्थात उल्टा, सीधे शब्द में हम कहें, और इसको विपरीतार्थक या विपरीतार्थी भी हम कहते हैं। तो घृणा का विलोम क्या हो जाएगा? ना तो ईर्ष्या होगा, ना लोभ होगा और ना ही गुस्सा होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेम। यानी घृणा को प्रेम से जीतो। किससे जीतो? प्रेम से। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आपका आ जाएगा प्रेम। तो आपका जो सार्थक वाक्य बनेगा वो बनेगा घृणा को प्रेम से जीतो। अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार। और ये सभी प्रश्न जो है आपके प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं। इसमें सभी प्रश्न जो है पिछली परीक्षा जो एसएससी जीडी की हुई है उनसे रिलेटेड प्रश्न है और पूछे हुए प्रश्न है। अगला प्रश्न है, छोटे कद का आदमी इस वाक्य खंड के लिए उचित शब्द निम्न में से क्या होगा। यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द भी इसे हम कह सकते हैं। इसका सही आंसर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका बोना, दूसरा है कृत, तीसरा यात्री और चौथा है सेव। तो यहाँ पर भी यही बात है आपकी कि इन सभी के अर्थ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो बोना किसे कहते हैं?
तो छोटे कद के आदमी को हम बौना कहते हैं, तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन अन्य विकल्पों पर भी हम ध्यान दें तो कृत किसे कहते हैं? कृत अर्थात क्रय किया हुआ, खरीदा हुआ, और यात्री अर्थात जो यात्रा करता है उसे यात्री कहते हैं, न यात्रा करने वाला यात्री कहलाएगा। और शैव किसे कहते हैं? तो शैव भगवान शिव का उपासक या भगवान शिव का अनन्य उपासक शैव कहलाता है। तो ये चार ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पर पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि छोटे कद का आदमी बोना कहलाता है, ना कि कृत, यात्री और शैव। अगला प्रश्न देखें, उससे पहले यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस प्रकार की पीडीएफ हमने तैयार की है कि डायरेक्ट पीडीएफ आपको मिलेगी, इसमें सारे एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, ठीक है। तो फ्री पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वापिस आपको बता रहे हैं, तो वहां से प्राप्त आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। तो अमन और कबीर मित्र हैं। प्रश्न बड़े घुमावदार यहाँ पर पूछे हैं, और विकल्पों में से कौन सा वाक्य में रेखांकित मित्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नहीं पर यहाँ पर ध्यान देना है आपको। तो यहाँ पर प्रश्न सरल है लेकिन थोड़े घुमावदार किए गए हैं। तो मित्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, सीधा ऐसा प्रश्न है आपका। तो मित जो होता है वो मित्र का पर्यायवाची होता है। फिर देखिए, तो सहचर भी मित्र का पर्यायवाची होता है, और दोस्त तो हमको सभी को पता है कि मित्र का पर्यायवाची होता है। लेकिन रेना किसका पर्यायवाची होता है? तो रेना जो है रात्रि का, रात का, जिसे हम यामिनी भी कह सकते हैं, उसके पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। तो रेना, रात्रि, रात, यामिनी, ये सब पर्यायवाची है रेना के। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेना। क्यों होगा? क्योंकि मित्र का पर्यायवाची नहीं है ऐसा पूछा है, तो मित्र तो है इसलिए गलत, सहचर भी है इसलिए ये गलत, और दोस्त भी है इसलिए ये गलत। दूसरा वाला जो ऑप्शन बच जाएगा वही हमारे इस प्रश्न का सही आंसर होगा, क्योंकि ये सभी रात के, निशा के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है आपको। और वाक्य क्या दिया है कि उसके 500 रुपए जुर्माना हुआ। तो उसके की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा शब्द आएगा जो सार्थक वाक्य बनाएगा, ठीक है। तो वह 500 रुपए जुर्माना हुआ गलत हो जाएगा। फिर यदि हम देखें तो उसी 500 रुपए जुर्माना हुआ, ये गलत हो जाएगा। उसे 500 रुपए जुर्माना हुआ, ये बिल्कुल सही होगा, और उसकी 500 रुपए जुर्माना हुआ, ये भी गलत हो जाएगा। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उसे 500 रुपए जुर्माना हुआ। तो उसे जो यहाँ पर शब्द आएगा उसके की जगह, इससे वाक्य आपका सार्थक बन जाएगा। तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, उससे पहले हम आपको बता दें, यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को आपको अधिक से अधिक शेयर करना है और लाइक भी करना है, और साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल सिलेक्ट करें, जिससे प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही हम लास्ट में बताएंगे कि इस क्लास से रिलेटेड आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पर मिलेगी, और फ्री पीडीएफ का हम आपको बार बार बता रहे हैं कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी फ्री पीडीएफ आपको प्राप्त होगी। फिलहाल चलते हैं छठे प्रश्न पर। छठा प्रश्न है आपका कि रिक्त स्थान का अंतर होना, सही विकल्प का चयन कर इस मुहावरे को आपको पूरा करना है। तो आमने सामने का अंतर होना, आकाश पाताल का अंतर होना, ऊपर नीचे का अंतर होना, या दाएं बाएं का अंतर होना, ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो आमने सामने का अंतर होना ऐसा नहीं होगा, ना ही ऊपर नीचे का अंतर होना, और ना ही दाएं बाएं का अंतर होना। हम कहते हैं ना आकाश पाताल का अंतर है, ठीक है। तो आकाश पाताल का अंतर होना ये सही मुहावरा होगा आपका, और वही हमसे पूछा है, तो दूसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा जिसका कोई शत्रु नहीं जन्माए? अजात शत्रु, अज्ञात सुत, अज्ञात शत्रु, या अजात सुत। सही आंसर आपको बताना है। तो जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसे ना तो हम अज्ञात सुत कहेंगे, ना अज्ञात शत्रु कहेंगे, और ना ही अजात सुत कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अजात शत्रु। तो पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है वो है अजात शत्रु। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यद्यपि वह उसके घर गया था तथापि उससे भेंट नहीं हुई। तो तथापि होता है, ना कि तथापि। तो तथापि के कारण ये पूरा वाक्य आपका गलत हो जाएगा। हमको करना है शुद्ध वाक्य का चयन। फिर है अगला, मुझे प्रसन्नता है कि तुम स्वस्थ हो गए। तो प्रसन्नता किस प्रकार लिखते हैं? तो ये आपका गलत लिखा हुआ शब्द है, तो यहाँ से ये वाक्य भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या सही आएगा? तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, पहले में सही आएगा आपके तथापि, ना कि तथापि। क्या आएगा?
तथापि, ना कि आपका तथपि। तो तथपि लिखा हुआ है, इसके कारण पूरा वाक्य गलत हो गया। दूसरे में आएगा प्रसन्नता, क्या आएगा? प्रसन्नता, ये आपका सही लिखा हुआ है। तो प्रसन्नता ये वाला सही है, इसलिए वो गलत हो जाएगा। उसे तार मिला और वह तुरंत घर से चल पड़ा, बिल्कुल शुद्ध वाक्य, ना ही इसमें किसी जो शब्द है उसकी अशुद्धि है। तो उसे तार मिला और वह तुरंत घर से चल पड़ा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही करेक्ट होगा। और चौथा भी यहाँ से देख लेते हैं कि चौथे में क्या मिस्टेक है। तो वह बड़े बड़े ग्रंथ, तो ग्रंथ गलत लिखा हुआ है यहाँ पर कि वह बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ता था ताकि विद्वान बन जाए। तो विद्वान करेक्ट लिखा हुआ है, ग्रंथ गलत है। तो यहाँ पर आपका जो चौथे वाले ऑप्शन में आएगा वो इस प्रकार ग्रंथ लिखा हुआ आएगा। किस प्रकार से आएगा? ग्रंथ, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कौन कौन से सही होंगे वो यहाँ पर लिख देते हैं। तो पहले में तथापि इस प्रकार आएगा, दूसरे में जो प्रसन्नता है वो इस प्रकार आएगा, और चौथे में ग्रंथ किस प्रकार लिखना है वो आपको बता दिया है लिख के, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा और एकमात्र ऑप्शन बचेगा जो बिल्कुल शुद्ध वाक्य, वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न का रुख करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो गीता खेलती है, वह अच्छा लड़का है, वह कानपुर गया और राम पढ़ता है। इनमें से सही आंसर कौन सा होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले बताते हैं विशेषण किसे कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और विशेषण पर आपको और अधिक पढ़ना है तो आपके लिए क्लास लेकर आ जाएंगे विशेषण की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो ये भी आपके क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर सामान्य प्रश्न है तो इसका यहाँ से आंसर क्लियर हो जाएगा कि गीता खेलती है। तो यहाँ पर कोई विशेषता नहीं बताई जा रही है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन। दूसरा है वह अच्छा लड़का है, ये सही होगा क्योंकि वह लड़का तो है लेकिन कैसा है, तो अच्छी उसका गुण है, अच्छी उसकी विशेषता है। तो आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, वह कानपुर गया, गलत हो जाएगा, और राम पढ़ता है, इसमें कोई विशेषता है, गुण नहीं बताया गया है। तो दूसरा और एकमात्र ऑप्शन बचेगा, वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। वह लड़का तो है लेकिन कैसा है, तो अच्छा लड़का है, उसका गुण, उसकी विशेषता बताई गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोरा जवाब देना मुहावरे का सही अर्थ है। तो सबसे पहले एक और प्रश्न यहाँ से निकल जाता है, यदि प्रश्न मुहावरे का आ गया है तो मुहावरा किस शब्द से बना है, ठीक है। तो महावीरा शब्द से मुहावरे शब्द का निर्माण हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और हमसे पूछा है कि कोरा जवाब देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो अर्थहीन बात करना नहीं होता, अपमान करना नहीं होता, और चुप हो जाना ये भी नहीं होता, लेकिन दूसरा ऑप्शन जो है साफ इनकार करना, यही कोरा जवाब देना मुहावरे का सही अर्थ होगा। अर्थात आपसे प्रश्न इस प्रकार भी पूछ सकते हैं कि साफ इनकार करना का मुहावरा बताइए, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि कोरा जवाब देना। तो यहाँ पर पूछा है कोरा जवाब देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो साफ इनकार करना, जो दूसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 11वां प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न यहाँ पर है आपके सामने, कि विकल्पों में दिए गए समानार्थी शब्दों में से सर्वोचित शब्द का प्रयोग करके दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की यहाँ पर पूर्ति करना है आपको। वाक्य क्या है, तो वाक्य दे रखा है, कक्षा में प्रवेश करते ही छात्रों ने शिक्षक का स्वागत किया, अभिनंदन किया, सत्कार किया या अभिवादन किया। तो सारे प्रश्न जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं प्रश्न में वो कंफ्यूजिंग है कि कौन सा आंसर यहाँ पर लगाए हम। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, पहले ही उन्होंने लिख के दिया है कि सर्वोचित शब्द का प्रयोग करना है, यानी जो सबसे उचित हो वो आपका होता है सर्वोचित। तो स्वागत किया गलत हो जाएगा, अभिनंदन किया गलत होगा, और सत्कार किया ये भी गलत हो जाएगा, अभिवादन किया ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, और यही हमारा ऑप्शन जो रहेगा सही रहेगा। तो कक्षा में प्रवेश करते ही छात्रों ने शिक्षक का अभिवादन किया, क्या किया, अभिवादन। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आ जाएगा आपका अभिवादन, क्या आएगा, अभिवादन, ठीक है। तो आपका बिल्कुल सही वाक्य यहाँ पर बन जाएगा। तो चौथा वाला ऑप्शन जो रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। इसका सही आंसर आपको बताना है, अक्षम्य, सुगम्य, अग्रगण्य या नगण्य। तो यहाँ पर बात करें तो जो क्षमा करने योग्य न हो उसे हम क्या कहेंगे, अक्षम्य, ठीक है। उसके बाद नगण्य यानी बहुत ही कम, नगण्य जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और सुगम्य अर्थात अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा अग्रगण्य ऑप्शन, वो इसका करेक्ट आंसर होगा कि जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो, यानी जिसे सबसे पहले गिना जाए उसे क्या कहते हैं, अग्रगण्य,
ठीक है, तो पहला, दूसरा और चौथा चारों गलत हो जाएंगे। तीसरा वाला ऑप्शन बचेगा, वही हमारे इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि अग्रगण्य किसे कहेंगे, अर्थात जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, वो है आपका निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में गुणवाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। नहीं यहाँ पर आ रहा है, यह आपको सही आंसर बताना है इसका। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। पहला है आपका रमेश का चेहरा गोल है, ठीक है, नीरज दिल्ली में रहता है, राम सुंदर बालक है और श्याम अच्छा लड़का है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है, और आपको वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है चैनल पे यदि आप नए हैं तो, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको बात। और यहाँ पर 13वें प्रश्न का सही आंसर देखते हैं, गुणवाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है, ऐसा दे रखा है। तो रमेश का चेहरा गोल है, चेहरे की विशेषता बताई गई है रमेश की कि चेहरा कैसा है, रमेश का गोल है, तो ये गुण बताया गया है तो गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक, नीरज दिल्ली में रहता है, राम सुंदर बालक है, तो राम बालक है लेकिन कैसा है, तो सुंदरता है, उसका गुण है सुंदर होना, ठीक है, तो यहाँ पर भी गुणवाचक विशेषण होगा। और श्याम अच्छा लड़का है, तो लड़का तो है, श्याम भी है और अच्छा उसका गुण है, तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण तीनों में होंगे। नीरज दिल्ली में रहता है, इसमें गुणवाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे क्योंकि नहीं किया गया ऐसा पूछा है हमसे। तो दूसरा और एकमात्र ऑप्शन बच जाएगा, वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो रागिनी ने जब वीणा बजाना शुरू किया तो उसके स्वर से सारा वातावरण रिक्त स्थान हो गया। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति निम्न में से सही शब्द चुनकर करना है। तो झनकृत किस प्रकार लिखा जाता है ये आपको ध्यान होना चाहिए, तो आप इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बता पाएंगे। 14वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, चार ऑप्शन है, झनकृत, झनकृत, झंकृत और झंकृत। तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द लिखे हुए हैं, इसमें सबसे शुद्ध कौन सा है वो आपको लिखना है और आपका आंसर सही कर देना है। तो झनकृत जो पहला लिखा है वो गलत शब्द है, झनकृत दूसरा भी गलत है और चौथा भी गलत है। जिस प्रकार से झनकृत लिखते हैं वो तीसरे वाले ऑप्शन में दिया है झंकृत, ठीक है, तो तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रागिनी ने जब वीणा बजाना शुरू किया तो उसके स्वर से पूरा जो वातावरण था, सारा वातावरण था वो झंकृत हो उठा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। झंकृत किस प्रकार लिखते हैं, वर्तनी शुद्धि का ये प्रश्न है, ये आपको देख लेना है और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। अगला है 15वां प्रश्न, निशाचर रिक्त स्थान। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा। तो निशाचर से अभिप्राय रात्रि में चरने वाला, रात्रि में विचरण करने वाला, निशा को चुराने वाला या रात्रि में चोरी करने वाला, ठीक है, तो निशाचर का अर्थ होता है निशा को चुराने वाला तो नहीं होगा, ना ही रात्रि में चोरी करने वाला होगा, और हमारे पास दो ऑप्शन यहाँ से हट गए हैं, अब दो ऑप्शन बचते हैं, पहला और दूसरा, इन दोनों में कंफ्यूजन है, रात्रि में चरने वाला या रात्रि में विचरण करने वाला। तो रात्रि में जो विचरण करता है ना, घूमता है, उसे हम कहते हैं निशाचर, ठीक है, ना कि रात्रि में चरने वाला आएगा। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, रात्रि में विचरण करने वाला, ठीक है, तो दूसरे ऑप्शन के साथ हमको यहाँ पर जाना है, वही हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का रुख करते हैं। अगला प्रश्न गद्यांश के आधार पर उत्तर देना है निम्न प्रश्नों के। तो 16वां प्रश्न है, इसमें पूरा गद्यांश आपको पढ़ लेना है एक बार, नहीं तो रिक्त स्थान पर ही ध्यान देना है, सामान्य आपका गद्यांश आता है। ऋतुराज वसंत के आगमन से ही शीत का भयंकर प्रकोप भाग गया, पतझड़ में पश्चिम पवन ने जीर्ण शीर्ण पहला रिक्त स्थान को गिराकर लता कुंजों, पेड़ पौधों और स्वच्छ और निर्मल बना दिया। तो विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान एक की पूर्ति सबसे पहले हम करेंगे, शाखाओं, पुष्पों, पल्लवों या पत्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो 16वें प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है, तो ऋतुराज वसंत के आगमन से ही शीत का भयंकर प्रकोप भाग गया, पतझड़ में पश्चिम पवन ने जीर्ण शीर्ण शाखाओं को गिराकर, पुष्पों को गिराकर, पल्लवों को गिराकर या पत्रों को गिराकर। तो जीर्ण शीर्ण पत्रों को गिराकर क्या आ जाएगा, पत्रों, ना कि शाखा, पुष्प और पल्लव। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो चौथा ऑप्शन हो जाएगा, पत्रों को गिराकर, ठीक है। अगला प्रश्न देखें इसी के अंतर्गत, तो अगले रिक्त स्थान में क्या आएगा, दूसरे रिक्त स्थान में। तो यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान में क्या आएगा आपका, तो दूसरे रिक्त स्थान में नूतन पत्तियों के प्रस्फुटन से या सूक्ष्म पत्तियों के प्रस्फुटन से या रंगीन पत्तियों के प्रस्फुटन से या प्राचीन पत्तियों के प्रस्फुटन से, ठीक है।
तो दूसरे ऑप्शन जो दूसरा आपका जो प्रश्न है उसका सही आंसर क्या होगा इस गद्यांश के अंतर्गत, और जो प्रश्न है आपका वो 17वां प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो आपका जो नूतन पत्तियों के प्रस्फुटन से यानी जो नई पत्तियां प्रस्फुटित हुई से यौवन की मादकता छा गई। तो ना तो सूक्ष्म आएगा, सूक्ष्म यानी छोटी ये नहीं आएगा, प्राचीन यानी पुरानी भी नहीं आएगा, ना ही रंगीन आएगा, नूतन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं, ऋतुराज वसंत के आगमन से ही शीत का भयंकर प्रकोप भाग गया। इसी प्रकार पढ़ते पढ़ते हम आएंगे तीसरे ऑप्शन तक। तीसरे ऑप्शन में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इसके ऑप्शन है पत्तों, पुष्पों, डालियों या जड़ों। सॉरी, तीसरा प्रश्न है आपका, इसके ऑप्शन है पत्तों, पुष्पों, डालियों या जड़ों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो पत्तों की सुगंधी, पुष्पों की सुगंधी, डालियों की सुगंधी या जड़ों की सुगंधी। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर देखें हम, तो पत्तों की सुगंधी, पुष्प की या डाली की या जड़ की। तो जड़ की और डाली की, और यहाँ पर जो है आपका पत्तों की सुगंधी नहीं आएगा, पुष्पों की सुगंधी आएगा। तो यहाँ पर जो आपका दूसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पुष्पों की सुगंधी, ना कि जड़ों की और डालियों की और पत्तियों की। तो तीनों गलत हो जाएंगे, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार चौथा प्रश्न देखेंगे इसमें। तो चौथा प्रश्न का जो ऑप्शन है ताप, आक्रमण, गुस्सा, आवेश। तो चौथा यहाँ पर ऑप्शन प्रश्न दिया हुआ है ताप, न ग्रीष्म का ताप, न ग्रीष्म का आक्रमण, न ग्रीष्म का गुस्सा और न ग्रीष्म का आवेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए, तो ग्रीष्म का क्या होता है, ग्रीष्म यानी गर्मी का, तो गर्मी का आक्रमण भी नहीं होगा, आवेश भी नहीं होगा और गुस्सा भी नहीं होगा, ताप होगा। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका। अब बचता है आपका आखिरी प्रश्न। तो आखिरी प्रश्न क्या है ये देखना है हमको। तो आखिरी प्रश्न है 20वां प्रश्न और रिक्त स्थान के अंतर्गत 5वां प्रश्न। तो पशु, वस्तु, प्राणी या पक्षी, समशीतोष्ण वातावरण में प्रत्येक पशु की नस नस में उत्फुल्लता, प्रत्येक वस्तु की नस नस में उत्फुल्लता, प्रत्येक प्राणी की नस नस में उत्फुल्लता या प्रत्येक पक्षी की। तो ना तो पशु, ना ही पक्षी और ना ही वस्तु, यहाँ पर प्रत्येक प्राणी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रत्येक प्राणी की नस नस में उत्फुल्लता। तो प्राणी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको पूरा कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो इसको पूरा कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ऋतुराज वसंत के आगमन से ही शीत का भयंकर प्रकोप भाग गया। पतझड़ में पश्चिम पवन ने जीर्ण शीर्ण पत्रों को गिराकर, ठीक है, पत्रों, किसको गिराकर, पत्रों को गिराकर। तो पहले में पत्र आ जाएगा, पत्रों को गिराकर लता कुंजों, पेड़ पौधों को स्वच्छ और निर्मल बना दिया। वृक्षों और लताओं के अंग में नूतन पत्तियों के प्रस्फुटन से यौवन की मादकता छा गई। तो दूसरे में क्या आ जाएगा आपका, नूतन आ जाएगा, नूतन अर्थात नई पत्तियां, तो नूतन आ जाएगा। फिर कनेर, करवीर, मदार, पाटल इत्यादि पुष्पों की सुगंधी, किसकी आ जाएगा, पुष्पों की, पुष्प ने फूल, फूल को हम क्या क्या कहते हैं, और कुसुम, सुमन, पुष्प, फूल, ये सब आपके पुष्प के यानी फूल के पर्यायवाची होते हैं। तो पुष्पों की सुगंधी दिग दिगंत में अपनी मादकता का संचार करने लगी। न शीत की कठोरता, न ग्रीष्म का आपका क्या आ जाएगा, न ग्रीष्म का ताप, क्या आ जाएगा, ग्रीष्म का ताप। समशीतोष्ण वातावरण में प्रत्येक प्राणी की नस नस में, क्या आ जाएगा, प्रत्येक प्राणी की नस नस में। इस प्रकार हमारा ये जो गद्यांश दिया है वो पूरा हो जाएगा। प्रत्येक प्राणी की नस नस में उत्फुल्लता और उमंग की लहरें उठ रही है, और आगे गेहूं के सुनहरे बालों से पवन स्पर्श के कारण रुनझुन का संगीत फूट रहा है, पत्तों से अंधेरे पर सोया हुआ संगीत मुखर हो गया है। इस प्रकार ये जो पूरा गद्यांश है वो हमको इस प्रकार से पूरा करना है। तो यहाँ पर गद्यांश पूरा हुआ आपका। ठीक है, तो ये आपके 20 इंपोर्टेंट प्रश्न थे, और इसी के साथ ये आपका जो चौथा प्रैक्टिस सेट है कंप्लीट हुआ। इसकी फ्री पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और सरकारी नौकरियां जो गवर्नमेंट जॉब से उनके नोटिफिकेशन, उनसे संबंधित जानकारी के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री पीडीएफ भी यहीं पर लिख देते हैं हम, टेलीग्राम पर प्राप्त होगी। कहाँ प्राप्त होगी, टेलीग्राम पर, टेलीग्राम पर फ्री पीडीएफ प्राप्त होगी। और अगला प्रैक्टिस सेट कल आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। धन्यवाद।